नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। मैं हूं आपके साथ भारत सूरज। मोदी 3.0 की मंडली अब बनकर तैयार है। तमाम मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए हैं और जिस तरीके से यह बंटवारा किया गया है उससे तो यही समझ आ रहा है कि एनडीए कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर तैयार थी और जो एक दुष्प्रचार और एक जो हवा बनाई जा रही थी कि एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, बंटवारा होते होते मंत्रालय की एनडीए की डोर टूट जाएगी। लेकिन आज जिस तरीके से विभागों को बांटा गया, अलग अलग मंत्री पद सौंपे गए, उससे तो यही समझ आ रहा है कि एनडीए की तैयारी आज की नहीं बहुत दिनों की थी। फटाफट से आपको बता रहे हैं कौन कौन से बड़े नाम हैं, जिन बड़े नाम को अलग अलग मंत्रालय सौंपे गए हैं वो आप जान लीजिए। कोर टीम जो है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि रक्षा, वित्त, गृह और विदेश मंत्री ये जो पहले थे वही बने रहेंगे, यानी कि बीजेपी के ही मंत्री इन तमाम बड़े पदों पर बने रहेंगे। कौन कौन से बड़े नाम हैं जो बने हैं वो आपको हम बता रहे हैं। राजनाथ सिंह वो गृह मंत्री बने रहेंगे। राजनाथ सिंह इससे पहले भी गृह मंत्री रहे हैं, उससे पहले जो है माफ कीजिएगा, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे, इससे पहले गृह मंत्री थे, फिर रक्षा मंत्री बने थे। अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे, सबसे नजदीकी हैं प्रधानमंत्री मोदी के, और मोदी 3.0 में फिर से गृह मंत्री बने रहेंगे। आगे बढ़े, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्रालय की कार्यभार संभालेंगे मोदी 3.0 में, और इससे पहले भी पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा इन्होंने संभाला हुआ है। आगे बढ़े, अश्विनी वैष्णव की बात करते हैं। रेल मंत्रालय इनको मिला है इस बार, और साथ ही साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी अश्विनी वैष्णव के हाथों में ही गई है। तो इनके ऊपर 2 विभाग की जिम्मेदारी है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री होंगी। आने वाले 5 सालों में देश की रीति नीति किस तरीके से बदलेगी, अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इससे पहले भी रही है वित्त मंत्री। नितिन गडकरी अपने कामकाज को लेकर जाने जाते हैं, बहुत ही सुयोग्य तरीके से काम करते हैं। सड़क और परिवहन मंत्रालय इनके पास में। सुरेश गोपी की अगर हम बात करें, सुरेश गोपी जो है उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला है, उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से अगर हम समझे तो तमाम बड़े नाम को जो है मौका मिला है। सीआर पाटिल गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष, उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जल शक्ति मंत्रालय इनको दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आप समझे तो तमाम वो बड़े नाम जो कि बीजेपी के अंदर खाने चर्चाएं चल रही थी उनको शामिल किया गया मंत्रिमंडल में। अनुप्रिया पटेल जो है वो राज्य मंत्री का उनको भी दर्जा मिला है, एक सीट जीत कर आ रही हैं वो उत्तर प्रदेश से। तो तमाम बड़े नाम जो है बीजेपी के अंदर जितने भी चल रहे थे, एनडीए के अंदर जो नाम चल रहे थे, उन सभी नामों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सर्बानंद सोनोवाल असम से आते हैं। जहाज रानी मंत्रालय यानी पोर्ट्स के विभाग की सारी जिम्मेदारी इनके हाथों में होंगी। असम की राजनीति में बहुत अच्छा दमखम रखते हैं और इस बार जब वो जीत कर आए तो स्पष्ट भी था कि उनको एक बड़ा मंत्रालय जो है वो दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री का दर्जा सर्बानंद सोनोवाल इस बार लेकर आए हैं और जहाज रानी मंत्री हैं। चिराग पासवान बिहार से आते हैं, 5 की 5 सीटें जीत रहे हैं और अपने पिता रामविलास पासवान की खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जिसमें इनके पिता थे वही मंत्रालय इनको सौंपा गया है। तो एक मंत्रिमंडल के लिहाज से बहुत बड़ी जिम्मेदारी। श्रीपद नायक ऊर्जा मंत्री में राज्य मंत्री का दर्जा इनको मिला है। इस बार मोदी के 3.0 मंत्रिमंडल में शामिल हैं श्रीपद नायक। इस तरीके से अगर आप समझेंगे तो तमाम घटक दलों के नेताओं को भी जगह दी गई है। शोभा करंदलाजे को जो है इस बार लघु और मध्यम विभाग का राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ जो है लघु मंत्रालय में 2 राज्य मंत्री हैं जिनमें से एक शोभा भी हैं। हर्ष मल्होत्रा की बात करें, पूर्वी दिल्ली से जीत कर आ रहे हैं, इनको भी इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सड़क और परिवहन मंत्रालय में नितिन गडकरी के साथ काम करेंगे बतौर राज्य मंत्री। तो इस तरीके से लंबी फहरिस्त है। तमाम 71 के 71 मंत्रियों को बांट दिया गया है उनका विभाग, और अब जो है जद्दोजहद तेज है कि किस तरीके से काम को शुरुआत किया जाए। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, इनको इस बार बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कृषि मंत्रालय इनको दिया गया है, साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इन्हीं के जिम्मे है। सौम्य छवि के लिए जाने जाते हैं और सुशासन के लिए जाने जाते हैं जेपी नड्डा। स्वास्थ्य मंत्री हैं इस बार, पहले पूर्व में अध्यक्ष भी रहे, अभी भी अध्यक्ष, हालांकि कार्यकाल खत्म हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा जेपी नड्डा के हाथों में इस बार आया है। राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह जेडीयू के सांसद हैं और इस बार जेडीयू के कोटे से मंत्री बने हैं। मत्स्य पशुपालन विभाग जो है इनके हिस्से में आया है और एक तरीके से जो एक हल्ला मचाया जा रहा था कि जेडीयू कहीं ना कहीं नाराज हो जाएगी, देखिए मंत्रालय मिला है। गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री इस बार बन रहे हैं। लल्लन सिंह के पास जो मंत्रालय था अभी है, वो मंत्रालय पहले गिरिराज सिंह के पास हुआ करता था, लेकिन अब कपड़ा मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इससे पहले कपड़ा मंत्री रही थी मोदी 2.0 में। आगे बढ़े, मनसुख मंडाविया की बात कर ले तो इस बार इनको श्रम रोजगार का मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले जो है मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। कोरोना के समय में इस मंत्रालय ने बहुत बेहतर काम किया था। हमने देखा हिंदुस्तान में किस तरीके से लाखों जान बचाई गई। जीतन राम मांझी मुसहर समाज से आते हैं, लघु एवं मध्यम वर्ग का जो मंत्रालय है वो इनको दिया गया है।
ये एक बहुत बड़ी सांकेतिक जीत है बीजेपी और एनडीए के लिहाज से, क्योंकि आप समझिए सबसे पिछड़े छोर पर आने वाले व्यक्ति और प्रतिनिधित्व करने वाले को जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो बहुत बड़ी बात है। नित्यानंद राय बहुत करीबी है गृह मंत्री के, गृह राज्य मंत्री का दर्जा इस बार भी इनको मिला है और केंद्रीय कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री के रूप में इस बार नित्यानंद राय काम करने वाले अमित शाह के बेहद करीबी बताए जाते हैं। बिहार में ओबीसी चेहरा है। जयंत चौधरी एन मोमेंट पर जो है इंडिया को छोड़कर एनडीए में शामिल हुए और अब कौशल विकास और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा संभालने वाले हैं। जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जाट लैंड की राजनीति करते हैं और अच्छा खासा वोट बैंक भी इनके पास। पीयूष गोयल की अगर हम बात कर ले तो इस बार उनको कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है वो पीयूष गोयल को दी गई है। तो एक तरह से देखेंगे तो आप जो बड़े बड़े नाम है बीजेपी को, जो इससे पहले भी मोदी के पहले कार्यकाल में दूसरे कार्यकाल में रहे, उनको जगह मिली है। प्रहलाद जोशी की बात कर ले, उपभोक्ता मंत्री बनाया गया है, इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री थे। विभाग जरूर बदले हैं लेकिन जो बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं जिन पर की प्रशासनिक अनुभव जिनके पास रहा है, उनको जो है वो जगह दी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर एक बड़ा नाम मध्य प्रदेश से, इनको इस बार टेलीकॉम मंत्रालय दिया गया है। साथ ही साथ उत्तर पूर्वी राज्यों के मामले में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री रहेंगे और इसके साथ ही बड़ा बयान जो है वो आया है मणिपुर को लेकर कि मणिपुर बहुत दिनों से शांति की आस देख रहा है। तो इस तरीके से समझे तो एक अभी से ही जो काम का मोड है वो उसमें एक्टिव लग रही है एनडीए। सावित्री ठाकुर एक और नया नाम है केंद्रीय कैबिनेट में, महिला बाल विकास और कल्याण मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री का पद संभालने वाली हैं इस बार सावित्री ठाकुर। मध्य प्रदेश से ही, मध्य प्रदेश के कोटे से हैं। सतीश चंद्र दुबे की बात करें, बिहार के कोटे से मंत्री बने हैं। कोयला और खनन में राज्य मंत्री के रूप में इस बार जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। राजभूषण चौधरी निषाद, ये देखिए सबसे पहली बार संसद भवन पहुंचे और पहली बार में ही ये मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। जल शक्ति मंत्रालय में बतौर राज्य मंत्री काम करने वाले हैं। मुजफ्फरपुर से जीतकर संसद पहुंचे हैं इस बार। तमाम बड़े नाम और जो चौंकाने वाले नाम है वो भी शामिल है। वीरेंद्र खटीक ये भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल है, मोदी 2.0 में भी शामिल थे। वीरेंद्र खटीक इस बार फिर से इनको जिम्मेदारी भी दी गई है। सामाजिक न्याय मंत्री के रूप में वीरेंद्र खटीक मोदी 3.0 के मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना चुके हैं। आगे बढ़े तोखन साहू की बात कर लीजिए। छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की और उसमें तोखन साहू के हिस्से में जो है मंत्रिमंडल का पद गया है। तोखन साहू आवास और शहरी विकास में बतौर राज्य मंत्री काम करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। एल मुरुगन एक और बीजेपी का बड़ा नाम, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के तौर पर एल मुरुगन इस बार, माफ कीजिएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में ही इस बार काम करने वाले हैं। जी किशन रेड्डी की बात कर ले, कोयला मंत्री इस बार जी किशन रेड्डी रहने वाले हैं। इससे पहले मोदी 2.0 में जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री थे नित्यानंद राय के साथ। इस बार कोयला मंत्रालय का भार जो है इनको दिया गया है। भूपेंद्र यादव एक और बड़े नाम है, स्ट्रेटेजी के लिहाज से संघ से आते हैं, संगठन से आते हैं और इनको इस बार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो है सौंपा गया है भूपेंद्र यादव को। मोदी 3.0 में भूपेंद्र यादव अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस पद पर करेंगे। किरण रिजिजू को इस बार संसदीय कार्य मंत्रालय दिया गया है, इससे पहले किरण रिजिजू कानून मंत्री रहे। तो तमाम बड़े नाम हैं जो पहले बीजेपी के थे वो इस बार भी मोदी 3.0 में शामिल हुए हैं। नतीजे आ गए, नतीजों के बाद एक सुखबुगाहट सियासत की तेज हुई कि कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। साथ ही साथ 71 मंत्रियों ने भी उनके साथ शपथ ली। उसके बाद फिर और कयासों का दौर शुरू हुआ था कि मंत्रिमंडल तो भैया आपने मंत्रियों को तो शपथ दिला दी है, लेकिन मंत्रिमंडल बटेगा कैसे। ठीक एक दिन बाद यानी कि आज जो है तमाम मंत्रियों को विभाग में बांट दिया गया, सब कुछ बहुत शांति बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। लेकिन ये मंत्रिमंडल कितना खास है मोदी 3.0 का, किन किन अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधित्व लोगों को मिला है, उस पर एक बहुत खूबसूरत सी रिपोर्ट हमने बनाई, उस रिपोर्ट को देखिए। 9 जून 2024 ये वो तारीख है जो हिंदुस्तान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज हो गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ये वो सौगंध है जो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिल में बसती है और गूंजती है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जो कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पीएम मोदी की शपथ के साथ ही मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो गया। इस बार मोदी सरकार के शपथ ग्रहण में भी गठबंधन के अनोखे रंग देखने को मिले। मोदी सरकार में इस बार पूरे देश को कैबिनेट में शामिल किया गया है।
पीएम मोदी ने जितना मौका उत्तर को दिया, उतना ही मौका दक्षिण को भी मिला। Excellent beginning, Yes, bright future for the nation. yes. We are all very happy. सरकार ने हमेशा पिछले 10 सालों में गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता देने का काम किया। आज भी उसी सोच के साथ हम लोग आगे चलेंगे। मैंने सदन में भी इस बात को कहा था, अमीरी गरीबी के बीच की खाई को मिटाना है, गांव और शहर की दूरी को कम करने की सोच के साथ ये सरकार काम करेगी। मंडल में मतलब हमको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मौका दे दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाला जो समाज है पूरे देश भर में, उनमें बहुत बड़ा उत्साह भी है। और मुझे तीसरी बार मतलब माननीय मोदी सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है, तो मुझे और हमारे कई लोगों को बहुत बड़ा आनंद है। मोदी की तीसरी पारी में इस बार 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य स्वतंत्र प्रभार, 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। एनडीए सरकार में सभी सहयोगी दलों को पूरा सम्मान दिया गया है। एक सांसद वाली पार्टी के नेता जीतन राम मांझी को भी मोदी सरकार ने कैबिनेट मंत्री बना दिया है। तीसरी बार सरकार बनी है, बहुत कठिन काम करना है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का दृढ़ निश्चय है, हम लोग पहला और दूसरा टर्म से ज्यादा काम करेंगे। भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बना करके रहेंगे हम लोग इस तीसरा टर्म में। पीएम मोदी के दोनों कार्यकाल को देखें तो तीसरी बार मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा मंत्री चुने हैं। मोदी सरकार में इस बार 72 मंत्री चुने गए हैं, तो वहीं 2019 में 58 मंत्री चुने गए थे, जबकि 2014 में यह आंकड़ा 46 मंत्रियों का था। माना जा रहा है कि इस बार सबसे ज्यादा मंत्री चुनने के पीछे पीएम मोदी का वो संकल्प है जो उन्हें अगले 10 साल में पूरा करना है, जिसके लिए उन्होंने चुनाव के पहले तैयारी शुरू कर दी थी। हिंदुस्तान के इतने महान लोकतंत्र की ताकत देखिए कि एनडीए आज देश में 22 राज्यों में लोगों ने उनको सरकार बनाकर के सेवा करने का मौका दिया। सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लोकतंत्र का वही एक सिद्धांत है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। माना जा रहा है कि पीएम मोदी का ये कार्यकाल भी वैसा ही होने वाला है जैसा पिछले 2 कार्यकाल में था। इस बार भी पीएम मोदी ने टॉप मंत्री उन चेहरों को बनाया है जो पीएम मोदी के सबसे विश्वसनीय चेहरे हैं। मोदी सरकार में इस बार कुछ नए चेहरों को भी जगह दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 साल बाद कैबिनेट में लौटे हैं, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर की भी मंत्रिमंडल में एंट्री हुई है। इसके साथ साथ मोदी कैबिनेट में 18 सीनियर मंत्रियों को भी जगह मिली है। अपने जीवन का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने देश के लिए कितना जीते हैं और क्या कर पाते हैं। मैं बहुत भाव विभोर हूँ। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा और मेरा अपना विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे। इसके साथ ही फिल्म स्टार और कारोबारी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। देश में और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, साथ ही सबसे बड़े चुनाव में लगातार जीत दर्ज करना, 140 करोड़ भारतीयों के भरोसे पर खरा उतरना आम बात नहीं, पर पीएम मोदी ने ये मुमकिन कर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। 4 जून को नतीजे आए, 8 जून को स्थिति साफ हो गई। 8 जून आते आते कि हाँ अब सब कुछ एनडीए में ठीक है। 9 जून को शपथ ग्रहण होता है और ठीक 10 जून को मोदी सरकार अपने 2 बड़े फैसलों के साथ भी सामने आ गई। सबसे पहले तो 17वीं किस्त जो थी किसान सम्मान निधि की, उसको जारी किया गया। उसके बाद ऐलान किया गया पहली कैबिनेट बैठक में कि आने वाले 5 सालों में सरकार जो है 3.5 करोड़ पीएम आवास के तहत
घर बनाने वाली है। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी या उनकी कैबिनेट ही नहीं, बल्कि एक एक शख्स, एक एक सियासी किरदार जो है अपने अपने कर्तव्यों को लेकर मोदी कैबिनेट में सबसे प्रबल नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात कर ले तो मंत्रालय तो शाम में बटा, लेकिन दिन में ही विदेश मंत्री अपने पूरे लब्बो-लुबाब में आ गए थे। उन्होंने 7 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की और द्विपक्षीय समझौते को लेकर जो कुछ भी स्थिति बन सकती थी उस पर चर्चा भी की। पूरी रिपोर्ट देखिए और पूरी कहानी, खबर इस रिपोर्ट में। आई सुब्रमण्यम जयशंकर, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बैठकें की। आपको बता दें कि मोइजू, हसीना और विक्रमसिंघे भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के उन 7 नेताओं में शामिल थे जो रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की शपथ समारोह में शामिल हुए। एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज नई दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू से मुलाकात करते हुए प्रसन्नता हो रही है। भारत और मालदीव के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हूं। तनावपूर्ण रहे हैं भारत और मालदीव के संबंध। जयशंकर मोदी के पिछले मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री थे। उन्होंने रविवार को केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। पिछले साल 17 नवंबर को द्वीप राष्ट्र के राष्ट्रपति बनने के बाद मोइजू की ये पहली भारत यात्रा थी। चीन समर्थक झुकाव के लिए जाने जाने वाले मोइजू के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद से भारत और मालदीव के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपने देश से भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस जाने को कह दिया था। भारत बांग्लादेश रिश्ते मजबूत हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बैठक की। बैठक के बाद एस जयशंकर ने कहा, आज बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूं। भारत बांग्लादेश मैत्री लगातार आगे बढ़ रही है। श्रीलंका के साथ संबंध लगातार मजबूत। एस जयशंकर ने विक्रमसिंघे के साथ अपनी बैठक पर कहा, नई दिल्ली में आज सुबह मेरा स्वागत करने के लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे की सराहना करता हूं। भारत और श्रीलंका के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री से भी हुई मुलाकात। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड से भी मुलाकात हुई है। उनसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग पर चर्चा हुई। मॉरिशस के प्रधानमंत्री से भी चर्चा हुई। एस जयशंकर ने आगे बताया है कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ से मुलाकात करते हुए खुशी हुई है। हमारी खासकर INMU पर समझौते पर चर्चा हुई है। भूटान के प्रधानमंत्री से भी चर्चा। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से भी मिले और दोनों ही पक्षों में भारत और भूटान के रिश्ते को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी की शपथ में शामिल होने के लिए 7 देशों से राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे। एस जयशंकर ने आज सबसे मुलाकात की है। मोदी सरकार 2.0 में एस जयशंकर विदेश मंत्री रहे हैं और उनके कार्यकाल की खूब तारीफ भी हुई है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के कार्यकाल में भारत वैश्विक स्तर पर किस पहुंच पर पहुंचा है, किस पायदान पर पहुंचा, ये सबको भली भांति ज्ञात है, क्योंकि हिंदुस्तान की छवि में और हिंदुस्तान की विदेश नीति में बहुत बड़ा उछाल पिछले 10 सालों में देखने को मिला है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के सितारे ने इस बार दिल्ली में 4 चांद लगाया है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों को बीजेपी ने जीत लिया और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। कृषि मंत्रालय उनको दिया गया है, साथ ही साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भी शिवराज सिंह चौहान के हाथों में है। दिल्ली जब पहुंचे शिवराज सिंह चौहान तो किन किन नेताओं से मुलाकात की, किनका आशीर्वाद लिया, इस पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सब कुछ इस रिपोर्ट में है, देखिए। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 9 जून को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ली। उनके साथ 71 और नवनिर्वाचित सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली और इन मंत्रियों में 5 मंत्री मध्य प्रदेश से भी थे। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र खटीक, सावित्री ठाकुर और दुर्गा दास उइके मंत्री बनाए गए। कल पद की शपथ लेने के बाद आज शिवराज सिंह ने कई दिग्गजों से मुलाकात की। नए मंत्री बने शिवराज सिंह आज किससे किससे मिलने पहुंचे, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिवराज सिंह ने की मुलाकात। लाल कृष्ण आडवाणी से मिले शिवराज सिंह।
मुरली मनोहर जोशी से मिलकर उनका हाल जाना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नए कैबिनेट में मंत्री बने जेपी नड्डा से भी मिले शिवराज सिंह। डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह की मुलाकात हुई, तो वहीं शिवराज सिंह ने एमपी के राज्यपाल मंगू भाई पटेल से भी मुलाकात की। इन सबसे मिलने की तस्वीरें कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने राष्ट्र के लिए काम करने का मौका दिया है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अपने जीवन का दिन महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने देश के लिए कितना जीते हैं और क्या कर पाते हैं। मैं बहुत भाव विभोर हूँ। अपने महान राष्ट्र की सेवा करने का अवसर मुझे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयां छुएगा और मेरा अपना विश्वास है कि भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। केवल शिवराज सिंह ने ही नहीं, मोदी सरकार में मध्य प्रदेश से 5 नवनिर्वाचित सांसद और एमपी से राज्यसभा सांसद एल मुरुगन को मिलाकर कुल 6 मंत्री बनाए जाने पर एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पीएम मोदी का आभार जताया। यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार। 6 मंत्री हमारे अपने राज्य को मिले हैं, 5 हमारे अपने राज्य के और 1 हमारे राज्यसभा के माननीय एल मुरुगन जी जो मध्य प्रदेश के कोटे से ही हैं। मेरी अपनी ओर से सभी माननीय मंत्रीगणों को बधाई और यशस्वी प्रधानमंत्री को खास तौर पर बधाई, जिनके नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। कल पूरे देश और दुनिया ने देखा है कि भारत का लोकतंत्र की कितनी गहराई है, कितने अलग प्रकार से सरकार के मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विजन दिखाया है। सभी राज्यों को जोड़ते हुए, सबको मौका देते हुए समूचे भारत का प्रतिनिधित्व उन्हें जोड़ने का प्रयास किया। मेरी अपनी ओर से बधाई। जिन नवनिर्वाचित सांसदों को मोदी 3.0 कैबिनेट में जगह मिली है, उनके घर के साथ साथ पूरे शहर में जश्न का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। जिस मंत्रिमंडल का सबसे सुप्रीम नेता प्रधानमंत्री ही शून्य से शिखर तक पहुंचा हो, जिसकी अपनी राजनीतिक यात्रा और व्यक्तिगत यात्रा इतने संघर्षों से परिपूर्ण हो, तो उसके मंत्रिमंडल में संघर्ष को जगह कैसे नहीं मिलेगी। इस बार मोदी 3.0 में भी बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके जीवन संघर्ष से भरे रहे हैं। ऐसे ही एक नेता छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू हैं। मोदी सरकार में आवास राज्य मंत्री बन गए हैं। तोखन साहू पंच से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय करके दिल्ली पहुंचे हैं। ये किसी परिकथा से कम नहीं है। संघर्ष और सादगी की जो कहानी तोखन साहू की जिंदगी से जुड़ी हुई है, वो बहुत प्रेरणा देती है। छत्तीसगढ़ के कैसे छोटे से गांव से निकलकर दिल्ली तक का सफर तय किया केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने, इस रिपोर्ट में हमने पिरोया है, देखिए। मैं तोखन साहू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिलासपुर से पहली बार सांसद बने तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद अभी तक कोई कैबिनेट मंत्री नहीं बना है। राज्य गठन के बाद अब तक जो बने हैं वे केंद्र में राज्य मंत्री ही बने हैं और अब इसी कड़ी में तोखन साहू का नाम भी जुड़ गया है। केंद्र सरकार में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद बन गए हैं। इनसे पहले दिलीप सिंह जूदेव, रमेश बैस, डॉक्टर रमन सिंह, चरणदास महंत, विष्णुदेव साय और रेणुका सिंह राज्य मंत्री बन चुकी हैं। रमेश बैस सबसे अधिक 4 बार राज्य मंत्री बने हैं। 9 जून को शपथ ग्रहण के दिन सुबह से ही छत्तीसगढ़ के सांसद पीएमओ से फोन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोपहर तक फोन न आने से दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक मायूसी छाई थी। तभी करीब 1:15 बजे बिलासपुर से नवनिर्वाचित सांसद तोखन साहू को आए एक फोन ने घर में खुशियां बिखेर दी और मायूसी खुशियों में बदल गई। मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बड़े भ्राता श्री तोखन साहू जी को पीएमओ से फ़ोन आया और 12:30 बजे उनके दूरभाष से हमें सूचना मिली कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल कर रहे हैं और यह खुशी हमारे परिवार और हमारे इस गांव के लिए खुशी की बात है। जी मुझे बहुत ही खुशी हुआ कि पापा जी का फ़ोन आया था 1 बजे कि बेटा मंत्री पद मिल गया करके। बहुत ही अच्छा लगा। मुझे बहुत ही खुशी हुई
कि हमारे भैया को केंद्रीय मंत्री में शामिल किया गया। तो हम सभी दोनों बहनें यहाँ आए हैं, तो सब लोग हम लोग खुशी से यहाँ इकट्ठा हुए हैं अभी, और सभी परिवार एक साथ हैं यहाँ। वैसे तो केंद्र में मंत्री बनने की रेस में सबसे आगे रायपुर से कद्दावर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, दुर्ग से विजय बघेल और राजनांदगांव से संतोष पांडे के साथ ही जांजगीर चांपा से कमलेश जांगड़े शामिल थे। मगर बीजेपी हाईकमान ने पूरे लोकसभा चुनाव में साहू समाज के जबरदस्त साथ देने से साहू और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने का काम किया है। मोदी का साहू और पिछड़े समाज को तोहफा। लोकसभा चुनाव में साहू समाज ने दिया था साथ। तोखन साहू बिलासपुर से 1,64,558 वोटों से जीते हैं। बीजेपी ने महासमुंद में कांग्रेस के कद्दावर साहू प्रत्याशी को 1,45,456 वोटों से हराया। रायपुर के साहू बाहुल्य वाली सीट पर 1,07,609 वोट की बम्पर लीड ली। दुर्ग में विजय बघेल को जिताकर साहू समाज ने बीजेपी का साथ दिया। राजनांदगांव रायगढ़ सीट पर भी साहू समाज ने बीजेपी पर भरोसा जताया। तोखन साहू पहली बार सांसद बने और पहली बार में ही उन्हें कैबिनेट में शामिल कर लिया गया। इसके पीछे जातिगत राजनीति को साधना बड़ी वजह माना जा रहा है। केंद्र में मंत्री बनाए जाने पर तोखन साहू ने हाईकमान के लिए अपना आभार जताया। पंच से लेकर के सरपंच और फिर अब सांसद और फिर अब मंत्री, क्या सफर है? देखिए, आप सब लोगों का ही प्यार है, आप सब लोगों का आशीर्वाद है। क्या सोच कर रखे हैं छत्तीसगढ़ के लिए? अच्छा करेंगे, मेहनत करेंगे। विभागों के बारे में भी कुछ पता चला है क्या? बाद में बात करूंगा भाई साहब। बहुत खुश है तोखन साहू जी हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, बिलासपुर से नवनिर्वाचित सांसद चुने। तोखन साहू के सियासी सफर पर नजर डालें तो उन्होंने बिलासपुर संभाग से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। पहली बार 94 में सूरजपुर गांव से पंच बने, फिर सरपंच बने। 2013 के विधानसभा चुनाव में लोरमी में जीत हासिल की। 2024 में पहली बार बीजेपी ने भरोसा जताया और उन्होंने जीत हासिल की और अपने 30 साल के राजनीतिक सफर में उन्होंने पंच से केंद्रीय मंत्री तक का सफर तय किया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो यानी अब सरकार भी बन गई है, मंत्रिमंडल में मंत्रियों को विभाग भी बंट गया है। पूरे तरीके से एनडीए सरकार बम बम है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार न्यूज। नमस्कार।